तो हाय गाइस, हमारे इस लेक्चर में आपका बहुत सारा स्वागत है। तो आज हम अचानक से हिंदी में बात क्यों करने लगे, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ये जो वीडियोज़ है ये कंबाइंड हिंदी और इंग्लिश में होने चाहिए। तो ठीक है, आज के वीडियो से हम लोग हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे। ओके। तो पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो हमने मैथमेटिक्स कवर किया है, इसके पहले हमने लैंग्वेजेस कवर किए हैं, और हमने एक हाइड्रोलॉजी का जो टॉपिक था वो भी कवर कर लिया है। तो आज थोड़ा सा आर्टिस्टिक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम ड्रामेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके। कि हमारे आईकेएस में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में, ड्रामेटिक्स, ड्रामा ड्रामा का जो कुछ भी साइंस है वो कैसे डेवलप हुआ, उसका क्या रोल था, और कौन से एलिमेंट्स इसमें मेन है, उन एलिमेंट्स के पीछे लॉजिक्स क्या थे, और आज भी वो सारे एलिमेंट्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, इन सारे जो बातें हैं इन पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि ये जो ड्रामा है उसको संस्कृत में बोला गया है नाट्य, ठीक है। तो ये जो नाट्य है उसका साइंस मतलब नाट्य शास्त्र। तो नाट्यशास्त्र नाम का ग्रंथ आपको दिखाई देगा। उसके जो राइटर है और उसके जो ऑथर है वो माने जाते हैं भरत मुनि। ओके। तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। मैंने आपको बोला था, ओके, कि वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, दे कॉल देमसेल्व्स एज फिफ्थ वेद, okay, because they claim that they have every element derived from each one of the ved, okay. So नाट्यशास्त्र की बात भी वैसे ही है। हम स्टोरी देखेंगे नाट्यशास्त्र की ओरिजिन की, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसको पंचम वेद क्यों बोला जाता है। ओके। तो जैसे हमारे चार वेद हैं, तो उन चार वेदों के बराबर इक्वली जिसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ऐसा नाट्यशास्त्र जो है उसको पंचम वेद कहा गया है। ओके। तो संस्कृत में एक श्लोक आता है जो हमें नाट्यशास्त्र की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में थोड़ा सा बताएगा। तो वो श्लोक कुछ ऐसा है, देखिए। न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्मं नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। ओके। तो इस श्लोक का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई भी शिल्प नहीं है, ऐसी कौन सी भी विद्या नहीं है, ऐसी कौन सी भी कला नहीं है, ऐसा कौन सा योग नहीं है, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको नाट्य में देखा नहीं जा सकता। नाट्य में ये सब कुछ आता है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आप जानते हैं, वो सारी बातें नाट्य में आती है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे हमारे बाकी के ब्रांचेस है, राइट, तो एक पार्ट होता है उनकी थियोरी और एक होता है उनका प्रैक्टिकल, राइट। तो वैसे ही संस्कृत में जितने भी शास्त्र है, जितने भी साइंस के ब्रांचेस है, जो कुछ भी ज्ञान है ना, इन सब का रिफ्लेक्शन आपको नाट्यशास्त्र में दिखाई देता है। कोई भी नाटक आपको स्टेज पे अगर परफॉर्म करना है तो आपके पास कला होनी चाहिए, आपके पास शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। क्योंकि अगर आप संस्कृत में लिखे गए जो ड्रामा पढ़ेंगे अगर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यहाँ पे बहुत सारे जो नॉलेज ब्रांचेस है इनका एप्लीकेशन बताया जा रहा है। बहुत सारे जो नॉलेज ब्रांचेस है उनका वहाँ पे मेंशन किया गया है, उनके प्रिंसिपल्स का डायलॉग्स में यूज किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा कौन सा भी नॉलेज नहीं है जिसका रिफ्लेक्शन आपको नाट्य शास्त्र में दिखाई नहीं देता। ओके। तो इसलिए ये जो श्लोक है ये हमें बताता है कि अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी आप जानते हैं, वो अगर कहीं पे आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, आपको दिखाना है लोगों को कि यस वी नो दैट एंड वी नो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, तो आपको नाटक करना चाहिए। ओके। तो ये जो नाटक है, नाट्य शास्त्र है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ हमारे यहाँ पे, तो इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, तो वो हम देखते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार सारे जो देवता थे, सारे जो देव थे,
वो इकट्ठा होके ब्रह्मदेव के पास चले गए। ओके, और वहां पे जाके उन्होंने ब्रह्मदेव से बोला कि हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो ब्रह्मदेव ने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो ये सारे देव बोले कि ऐसी बात हो गई है कि ये जो सारे मनुष्य लोग हैं, हम लोग हैं, तो हमें मतलब इन मनुष्यों को अपना हित समझ में नहीं आता। ये नहीं जानते कि व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर देम, व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर नॉट देम। ठीक है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। वो दूसरे ही चक्कर में लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, दुखी है बेचारे। तो उनको ऐसा कुछ तो देना चाहिए जिससे उन लोगों को समझ में आ जाए कि उनका हित किस में है। तो ये सारी बातें तो वेदों में है, और वेद सब लोग पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो सब लोगों के लिए वेदों का शिक्षण नहीं है। तो क्या किया जाए? तो उनको एक वर्ड उन्होंने यूज किया, वो था क्रीडनक। ठीक है, क्रीडनकम। क्रीडनकम का मतलब होता है खिलौना। ठीक है, तो इन मनुष्यों को ऐसा कुछ तो खिलौना दो ताकि वो उसमें क्या हो जाए, वो बिजी हो जाए उससे खेलने में, और उनको अपना हित भी समझ में आ जाए। ऐसा कुछ तो करो। तो ब्रह्मदेव ने सोचा ठीक है, मैं ऐसा कुछ करता हूँ। और फिर ब्रह्मदेव ने क्या सोचा कि लोगों को अगर अपना हित समझना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो क्या है, वो वेद है। राइट, तो वेदों के समान, वेदों के इक्वल कुछ तो ऐसा इन लोगों को देना चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने नाट्य शास्त्र का निर्माण किया, और इस नाट्य शास्त्र का जो निर्माण किया वो 4 वेदों के समान किया। मतलब हर एक वेद से एक एक एलिमेंट लिया और नाट्य शास्त्र शुरू हो गया। मतलब नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हो गई। नाट्य शास्त्र वॉज ओरिजिनेटेड। ओके, तो ये नाट्य शास्त्र के पीछे की जो थियोरी है ना, थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ नाट्य शास्त्र, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऋग्वेद लिया ब्रह्मदेव ने, और ऋग्वेद से क्या लिया, पाठ्य लिया। ओके, पाठ्य का मतलब होता है स्क्रिप्ट। कोई भी परफॉर्मेंस अगर हमें करना है तो उसके लिए बेसिक क्या लगती है, हमको स्क्रिप्ट लगती है। राइट, सो ब्रह्मदेव ने ऋग्वेद से स्क्रिप्ट ली। यजुर्वेद लिया। ठीक है, यजुर्वेद से क्या लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, जिसको हम एक्टिंग बोलते हैं। ओके, सामवेद लिया, सामवेद से म्यूजिक लिया, संगीत लिया। और अथर्ववेद से रस लिया, रस को हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रस लिया। तो स्क्रिप्ट, एक्टिंग, म्यूजिक एंड एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके, इन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके उनके सोर्सेस से, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सोर्सेस से उनको इकट्ठा करके ब्रह्मदेव ने क्या किया, तो 5वें वेद का निर्माण किया, जिसे बोला गया नाट्य शास्त्र। और फिर ब्रह्मदेव ने क्या किया, वो जो नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि के पास दिया, और भरत मुनि ने उस नाट्य शास्त्र का अच्छे से अभ्यास किया, अध्ययन किया। ओके, और इसको अपने 100 जो कुछ भी डिसिपल्स थे, ओके, 100 शिष्य थे, उनको सिखाया। और इस तरह से नाट्य शास्त्र जो है ये पृथ्वी पे आ गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि फिर नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक का प्रयोग करना चाहा इन लोगों ने, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, जो कुछ भी दैत्यगण थे उनसे। और फिर इंद्र जो था, इंद्र ने अपना ध्वज लिया। ओके, और उस ध्वज से इन सारे असुरों की इतनी पिटाई की कि वो वहां से चले गए। और तब से इस ध्वज को जर्जर नाम से पुकारने लगे, क्योंकि उन्होंने, जर्जर का मतलब होता है कि उन्होंने असुरों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी उस ध्वज से, उनकी पिटाई की। और तब से जब भी कभी एक प्राचीन परंपरा शुरू हो गई कि अगर हम चाहते हैं कि अपने नाटक का प्रयोग एकदम निर्विघ्नता से हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आने नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, नाटक के पहले इस जर्जर ध्वज की स्थापना करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस जो है इस नाट्य शास्त्र से शुरू हो गए। ओके, जो कि उसके उत्पत्ति, मतलब उसके थियोरी ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है। तो ये है नाट्य शास्त्र, और ये पृथ्वी पे आ गया। राइट, और इसका मोटिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि
लोगों को समझना चाहिए कि अपना हित क्या है, राइट, अपना वेल बीइंग किस में है, और वो भी इस तरह से कि वो बोर नहीं होने चाहिए, ठीक है, उनको ऐसा उपदेश नहीं देना है, तो उनका एंटरटेनमेंट भी करना है, वो खुश होने चाहिए, वो बिजी रहने चाहिए उस एंटरटेनमेंट में, और पैसिव मोड से उनको उपदेश भी मिलना चाहिए। तो इस मोटो से ये नाट्य शास्त्र जो है ये शुरू हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, और फिर वो हमारे सामने आके एस्टैब्लिश हो गया। ओके, तो हम इन नाट्य शास्त्र के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में आज बात करेंगे। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंसेस तो आज भी होते हैं, राइट, ड्रामा जो होते हैं वो आज भी होते हैं, पर अगर हम इन एलिमेंट्स को आज के ड्रामा में इनकॉर्पोरेट कर सके तो हम कुछ बेटर परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, ओके, इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हम कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं या इम्प्रोवाइजेशंस कर सकते हैं तो हमारे जो परफॉर्मेंसेस है वो कुछ अलग लेवल पे जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। क्योंकि अगर आज के ड्रामा में मैं एकदम जनरलाइज बात कर रही हूँ कि आज के ड्रामा में अगर हम कोई चैलेंज देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि स्क्रिप्ट का, कंसेप्ट का, आपकी जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब एंगेजिंग होनी चाहिए, ठीक है, इफेक्टिव होनी चाहिए। तो उसके लिए नाट्य शास्त्र में जो कुछ भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं क्या, इस पे हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नाट्य शास्त्र के जो ये एलिमेंट्स हैं तो इनका लॉजिक क्या है, वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं, ओके, और ऐसा क्यों बोला गया है कि ऋग्वेद से स्क्रिप्ट ली, यजुर्वेद से एक्टिंग ली, सामवेद से म्यूजिक लिया, ऐसा क्यों बोला गया है, इसका रिलेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने क्या बोला। सबसे पहली बात कि ऋग्वेद से जो हमारे ब्रह्मदेव थे उन्होंने क्या ली, तो स्क्रिप्ट ली, ओके, जिसको बोला गया है पाठ्य। ओके, सो पाठ्य मतलब क्या, स्क्रिप्ट, स्टोरी, तो ऋग्वेद से स्टोरी ली गई। तो ऋग्वेद में ऐसा आता क्या है, राइट, ऋग्वेद ये जो वेद है ना ये देवताओं का वर्णन करता है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट सिंपल एलैबोरेशन ऑफ द नेचर ऑफ गॉड्स, ओके, नेचर ऑफ देवता। ओके, तो इंद्र क्या है, अग्नि क्या है, सूर्य क्या है, विष्णु क्या है, तो इन देवताओं के बारे में उनका वर्णन करने के लिए सूक्त है ऋग्वेद में, ठीक है। सो ये जो देवता है, सो वी ऑल्सो कॉल्ड दिस थिंग एज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। ओके, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी बेसिक एलिमेंट्स है जिससे ये सब कुछ चलता है तो इनका वर्णन, ओके, इनका एलाबोरेशन जो है वो ऋग्वेद में आता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या है, तो पहली बात तो देवताओं का सारा वर्णन आता है, ठीक है। तो फिलोसॉफी से रिलेटेड कुछ सूक्त आते हैं, कुछ जो सूक्त है वो कोई तो ऐसा उपदेश देते हैं या कुछ मॉरल्स कन्वे करते हैं, राइट। तो ऐसे सारे जो सूक्त है वो ऋग्वेद में आते हैं जो कि एक पावरफुल स्क्रिप्ट बनने के लिए काम में आ सकते हैं। तो ऋग्वेद का जो नेचर है वही इलेबोरेटिव है, ओके, वर्णनात्मक जिसे हम बोलते हैं, राइट। सो कैरेक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं ऋग्वेद में कि अग्नि कैसा है, सूर्य कैसा है, इंद्र कैसा है, ठीक है। तो देवताओं का इलेबोरेशन, दैट्स व्हाई स्क्रिप्ट वाज टेकन फ्रॉम ऋग्वेद, ओके। क्योंकि एक स्क्रिप्ट में क्या चाहिए आपको, एक पावरफुल कैरेक्टर चाहिए, पावरफुल स्टोरी चाहिए, बहुत अच्छा इंटरलिंकिंग चाहिए। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर स्क्रिप्ट, ओके। उसमें कंसेप्ट जो है वो पावरफुल चाहिए और आप उसमें बहुत सारे अलग लेवल के परफॉर्मेंसेस दे सके, राइट। नहीं तो ऐसा होता है कि आप चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे, कितनी भी अच्छी आपकी एक्टिंग हो, पर अगर आपके स्क्रिप्ट में दम नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता। हम कहते हैं ना कि ठीक है मूवी में ये अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छा था, इफेक्ट्स अच्छे थे, विजुअल इफेक्ट्स, पर स्टोरी में दम नहीं था, राइट। because story is the key element or we can say basic element of any kind of performance, okay।
तो हमारे लेक्चर्स का भी यही होता है कि कितना भी अच्छा हम कन्वे करें, कितना भी अच्छा हम प्रेजेंटेशन दें, पर हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, राइट? सो इट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर ओवरऑल परफॉर्मेंसेस, ओके? तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि स्टोरी जो है वो पावरफुल होनी चाहिए। तो ऋग्वेद से क्या लिया इन लोगों ने? ऋग्वेद से स्टोरी ली, ठीक है? इसका मतलब है कि ऋग्वेद में जो कुछ भी कंसेप्ट बिल्डिंग का प्रिंसिपल है ना, कि जैसे कंसेप्ट उसमें उन्होंने डिस्पर्स की है अलग अलग लेवल पे, तो उससे इंस्पायर्ड होके नाट्य शास्त्र में स्क्रिप्ट बनी, ओके? सेकेंड एलिमेंट है दैट इज एक्टिंग, राइट, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो एक्टिंग है ना, तो ये एक्टिंग वाला एलिमेंट यजुर्वेद से लिया गया, ओके? ऐसा क्यों? यजुर्वेद से एक्टिंग क्यों ली? क्योंकि ये जो यजुर्वेद है ना, ये यजुर्वेद यज्ञ का वेद है, राइट? तो इसमें आपको क्या करना है? यज्ञ करने हैं बहुत सारे। तो जब यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं, राइट, तो ये जब यज्ञ करते हैं ना, तो इनको एक्टिंग करनी पड़ती है, राइट? सो देवताओं को बुलाना, उनका आवाहन करना, ठीक है, ये काम है ऋग्वेद वालों का। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं ना, तो उनका काम है देवताओं को बुलाना, ओके? पर उन देवताओं के लिए विधि करना, ओके, कुछ प्रोसीजरल पार्ट करना, ये काम होता है यजुर्वेद के लोगों का, यजुर्वेद के पुरोहित का, ओके? तो इसलिए उनको एक्टिंग करनी पड़ती है बहुत सारी। तो उनको कुछ जब भी कभी हम प्रोसीजर करते हैं, तो अभी अब मैं आपको नरेशन दे रही हूँ, राइट? तो मेरी भी एक एक तरह से एक्टिंग ही शुरू है। तो ऐसे ही होता है, राइट? तो अगर देवताओं के लिए कुछ विधि करने हैं, ओके, तो हाथ उठाना है, ठीक है, कुछ ये देना है, वो देना है, तो ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट एक्टिंग में आता है, ठीक है? सो एक्टिंग जो है, तो वो इंस्पायर्ड थी यजुर्वेद से। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यजुर्वेद में ऐसा बोला है कि इस तरह से एक्टिंग करनी चाहिए, यजुर्वेद में ये नहीं बोला है, पर यजुर्वेद में ये जरूर बोला है कि कौन से यज्ञ के लिए कौन से प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है, ओके? कौन से वहाँ पे आपको क्या करने हैं, तो प्रोसीजर्स करने हैं। तो उन प्रोसीजर्स से इंस्पायर होके नाट्यशास्त्र में क्या ली गई? तो यजुर्वेद से एक्टिंग ली गई। सेम इज द पार्ट विथ ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी ऐसा नहीं बोला है कि नाट्यशास्त्र की जो स्क्रिप्ट है वो ऐसी होनी चाहिए, नो, okay, it is not directly mentioned. what we call what we say कि every science, okay, every knowledge branch is there in Rigved, Yajurved, Samaved, Atharvaved in potential form, in seeded form, right? Same is the case with Natya Shastra, okay? We have all these things in all these four Vedas, but in which form? In potential form, okay, not in direct form. So they have not mentioned directly like this is the script part of Natya Shastra from Rigved, this is the acting part of Natya Shastra from Yajurved. This is not directly mentioned, okay? You won't find that, but you can find some keys, you can find some hints by which you can get inspired and follow this thing, okay? ऐसा हो सकता है कि आप इंस्पायर होके यजुर्वेद से एक्टिंग वाला पार्ट जो है वो ले सकते हैं, ओके? सो दिस इज द बेसिक आइडिया। फिर आता है म्यूजिक, ओके, सामवेद। तो सामवेद में क्या होता है? सामवेद का एक्चुअली आइडिया क्या है? तो सामवेद ये बताता है कि ऋग्वेद के जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं ना, उनको बोलते हैं ऋचा, ओके? तो ऋग्वेद के जो ऋचाएं हैं उनको कैसे बोलना है, ओके? उनको गाना पड़ता है यज्ञ में, ऐसे प्लेनली नहीं बोलते, उनको गाना पड़ता है, ओके? तो ये जो ऋचा है वो कैसी गानी है, ठीक है, इसका लॉजिक है सामवेद। तो सामवेद आपको ये बताता है। तो सामवेद इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। सामवेद इज म्यूजिक इटसेल्फ, इट्स वैदिक म्यूजिक। तो सामवेद से क्या लिया गया? सामवेद से म्यूजिक लिया गया। अब ये जो म्यूजिक है ना, ये म्यूजिक नाट्य शास्त्र का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा, ठीक है? क्योंकि मंगलाचरण है, मतलब नाटक स्टार्ट जब करते हैं तब देवताओं को वंदन करते हैं, राइट? तो उससे लेके उसके पहले ही, मतलब नाट्य शास्त्र का शुरू, नाटक शुरू करने के पहले कुछ विधि किए जाते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होती है, उनको पूर्व रंग कहा जाता है, राइट? तो
इस पूर्व रंग को लेके आखिर तक म्यूजिक का बहुत बड़ा पार्ट है नाट्यशास्त्र में। म्यूजिक के सिवा कुछ नहीं हो सकता। सो म्यूजिक इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ नाट्यशास्त्र। तो इसका जो इंस्पिरेशन है ये कहाँ से लिया गया, ये सामवेद से लिया गया। ओके और फिर बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता, दैट इज रस, एक्सप्रेशन। ओके और ये लिया गया अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद से लिया गया एक्सप्रेशन कैसे, क्योंकि अथर्ववेद में क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अथर्ववेद जो है इसकी गणना पहले 3 वेदों में नहीं की जाती थी। ओके क्योंकि इसमें अथर्ववेद में किसी भी आदमी के जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स है, ओके मतलब उसको बीमार है वो, क्यों उसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कुछ ऐसा चाहिए कि जो लाइफ में तरक्की कर सके। ओके एग्रीकल्चरल सिस्टम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, ठीक है, इसको ऐसी विश है कि इसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ऐसे जो इश्यूज है ना, ये सारे इश्यूज डिस्कस किए गए हैं अथर्ववेद में, राइट। एंड as it depicts the life of day to day life of a common man, it is full of expressions। ठीक है अथर्ववेद में सबसे ज्यादा आपको ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट मिलेगा। तो ऐसे नहीं, फिर से एक बार कि ऐसे लिखा गया नहीं है कि यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन है, वहाँ पे वो वाला एक्सप्रेशन है। नो इट्स नथिंग लाइक दैट, बट वी कैन इंस्पायर फ्रॉम अथर्ववेद। ओके और हमको समझ में आ सकता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए। ओके सो व्हाट इज द नेचुरल एक्सप्रेशनल पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग। ओके ऐसे आपको समझ में आ सकता है। तो इसलिए अथर्ववेद से क्या लिया गया, तो अथर्ववेद से एक्सप्रेशन लिया गया। तो इस तरह से अपनी स्क्रिप्ट, ओके मतलब पाठ्य, अपनी एक्टिंग मतलब अभिनय, म्यूजिक मतलब संगीत, और एक्सप्रेशन मतलब रस, इन 4 एलिमेंट्स को हम एक साथ करेंगे तो बन गया आपका नाट्यशास्त्र। और चारों वेदों की यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे प्रेजेंस है, तो इसलिए इसको बोला गया पंचम वेद। ओके जो सबके लिए था, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इसके लिए नहीं है उसके लिए नहीं, ऐसे नहीं। ओके तो इसको बोला गया नाट्यशास्त्र। और तब से ये जो नाट्यशास्त्र है ये लोगों के लिए प्रेजेंट हो गया, लोग इसको परफॉर्म करने लगे। ठीक है तो जो कुछ भी लोग हैं वो नाट्यशास्त्र के अनुसार परफॉर्मेंस देते हैं, उनको नट ऐसे बोलने लगे, नट जिसका लिटरल मीनिंग होता है एक्टर। ओके सो नट ऐसे उनको बोलने लगे। और ये जो सारी मैंने स्टोरी आपको सुनाई, ये जो मैंने थियरी ऑफ ओरिजिन आपको बताया नाट्यशास्त्र का, ये सारा पार्ट अगर आप ढूंढोगे नेट पे या आप बुक भी मिलता है कि भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र, तो इसमें आपको ये सारा जो पार्ट है वो प्रेजेंट है ऐसे दिखेगा। तो फर्स्ट जो उसका अध्याय है, चैप्टर है, उसमें ये सारी स्टोरी जो है ये आपको मिलेगी। ओके अब हम क्या करने वाले हैं आगे, जो भी हमने अभी डिस्कस किया कि स्क्रिप्ट, एक्टिंग, म्यूजिक और एक्सप्रेशन, तो इसका पार्ट पूरे नाट्यशास्त्र में कैसे आता है। ओके इसका कंट्रीब्यूशन क्या है। जब हम बोलते हैं कि स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, इन बातों पे इन लोगों का क्या ओपिनियन है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ये जो पार्ट है ना ये बहुत बड़ा है, राइट। सो इट इज actually whole natyashastra, but we are not going to see that in depth, okay, but we will see some part of introduction about that। okay तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ्य की, मतलब जो आपकी स्टोरी है, आपकी जो संहिता जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए स्टोरी का। और ये सबको एप्लीकेबल है, हम नॉट ओनली ड्रामा बट एनी काइंड ऑफ स्टेज परफॉर्मेंस। ओके सो देखिए आपके कॉलेज में भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस चलते हैं, आप बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज होंगे, तो ये जो बात यहाँ पे बताई जा रही है उसका कुछ रिफ्लेक्शन आपके परफॉर्मेंस में आ सकता है क्या, अगर आपको वो काम का लगे तो इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट यू कैन थिंक अबाउट दिस। ओके
So let us start with पाठ्य, that means script. तो आपकी जो स्क्रिप्ट है उसके लिए इन लोगों ने एक उसका डिवीजन करने के लिए, राइट, आपकी जो स्टोरी होती है वो अलग अलग पार्ट्स में आप लोग डिवाइड कर सकते हो, राइट. तो वो डिवाइड करने के लिए इन लोगों ने 5 उसमें क्या लिए, तो डिविजन्स दिए. और इन डिविजन्स को जोड़ना चाहिए नाट्य में, राइट. ड्रामा में ये जो सारे डिविजन्स है वो सेपरेट नहीं दिखाई नहीं देने चाहिए, उनमें एक लिंक होनी चाहिए. तो इस लिंक को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला संधि. ठीक है. सो संधि क्या होता है, संधि मीन्स यूनियन. ओके, संधि मीन्स लिंकिंग. तो ये दो जो पार्ट्स है, एक या दो, एक और दो, दो और तीन, तीन और चार, इनके बीच में एक बहुत अच्छी कनेक्टिंग लिंक एस्टैब्लिश होनी चाहिए. ये स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टोरी शुड बी कनेक्टिंग, राइट राइट. सो एक लिंक होनी चाहिए. तो ये जो सारे डिविजन्स है ना, इन डिविजन्स में स्टोरी बहुत अच्छी डिवाइड हो सकती है. ओके. तो इन पार्ट्स को उन्होंने नाम दिए मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि. ओके. तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, मुख संधि क्या होती है, प्रतिमुख संधि क्या होती है, गर्भ संधि क्या है. ओके. ये सारी बातें देखते हैं. सो मुख संधि, मुख संधि नाम से पता चलता है कि माउथ, मुख मीन्स माउथ, राइट. So it's actually starting of your story. Okay. So you indicate some things in this part. So you indicate the way in which your story is going. Okay. And you just disperse the seeds of your story everywhere in this part. Okay. तो इसमें आपकी जो स्टोरी आगे कैसी होने वाली है, इसमें क्या क्या होने वाले हैं, तो इसके जो हिंट्स होते हैं ना, ये सारे हिंट्स मुख संधि में होते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट. हम ऐसे भी लिखते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो उसका एक टाइप का इंट्रोडक्शन होता है, राइट. तो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, स्टोरी का इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन, ये सारी बातें मुख संधि में आती है. ओके. सो यहाँ पे आपके स्टोरी का पोटेंशियल होता है. सो मुख संधि इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही डिसाइड होगा कि आपके स्टोरी में कितना पोटेंशियल है. ओके. सो दिस विल बी योर फर्स्ट पार्ट. देन सेकंड विल बी प्रतिमुख संधि. ओके. सो प्रतिमुख संधि is nothing but the establishment. You have established your story right before, right, in mukha sandhi. So in pratimukha sandhi you will develop that potential of your story. Okay. आपका जो पोटेंशियल है स्टोरी का वो धीरे 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 डेवलप होते जाएगा. सो ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे आएंगे, ऐसे सीन्स यहाँ पे आएंगे प्रतिमुख संधि में जो आपके एस्टैब्लिश्ड पार्ट को क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे. ओके. सो दिस इज प्रोग्रेसिव पार्ट या डेवलपमेंटल पार्ट ऑफ योर स्टोरी, प्रतिमुख संधि. ओके. फिर अब यहाँ पे आपकी स्टोरी जो है ये बहुत अच्छी एस्टैब्लिश हो चुकी है. ओके. लोगों को समझ में आ गया है कि आपके ड्रामा की थीम क्या है और एग्जैक्टली ये जो पूरा का पूरा पिक्चर है ये क्या है, राइट. अब यहाँ पे कुछ तो ऐसा आना चाहिए जिससे आपका जो ड्रामा का ऑब्जेक्टिव है ना, हर एक पार्ट का कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है, राइट. तो उस ऑब्जेक्टिव का कुछ तो स्टार्टिंग यहाँ पे मिलना चाहिए. एंड दैट इज नथिंग बट गर्भ संधि, राइट. दिस इज गर्भ संधि. गर्भ, पोटेंशियल. ओके. छुपा होता है अंदर पोटेंशियल इस टाइप में. ओके. तो आपके स्टोरी का जो कुछ भी क्लाइमैक्स होगा ना, जो आगे जाके आप रिवील करने वाले हो, तो उसके सीड्स आपको गर्भ संधि में मिलेंगे, राइट. एक्चुअली मतलब ऐसे होना चाहिए. सो बाद में आपका जो ऑडियंस है ना वो कनेक्ट करेगा कि ओके ओके दिस पार्ट आई हैव सीन इन दिस सीन. ओके. ऐसे होता है. सो गर्भ संधि के जो सीन्स होते हैं ना वो सपोर्टिव सीन्स होने चाहिए जिसके आधार पे आपका क्लाइमैक्स खड़ा होना चाहिए स्टोरी का. ओके. देन आती है विमर्श संधि. ओके. ये जो विमर्श संधि है ना, इस विमर्श संधि में आपका एक्चुअल क्लाइमैक्स होता है. सारे जो पत्ते आपने जो छुपा के रखे हैं इतनी देर पे, ओके, आपने सारे जो हिंट्स दिए हैं लोगों को जिसके आधार पर लोगों को कुछ तो समझना चाहिए, तो वो सारा मेन वाला पार्ट विमर्श संधि में आता है. ओके. सो वी कैन से दिस इज सम काइंड ऑफ पीक ऑफ योर स्टोरी. ओके. विमर्श संधि.
और फिर आता है निर्वहन संधि। सो निर्वहन संधि इज लाइक जस्ट योर समरी। ओके, तो यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म होने वाली है इस पार्ट में। तो आपने पूरे ड्रामा में जितने भी हिंट्स छोड़ के रखे हैं, राइट, जितने भी सीड्स है, जितने भी ऐसे कुछ पार्ट्स है जो इकट्ठा होने जरूरी है, वो सारे पार्ट्स इकट्ठा होते हैं निर्वहन संधि में। ओके, लोगों को समझ में आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस ड्रामा का। सो दिस इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ओके, सो सारे सीड्स इकट्ठा होते हैं, एक जैसे जिक्सॉ पजल होता है ना, कि सारे जो पार्ट्स है, सारे जो पजल्स है, उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स, वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक कंप्लीट पिक्चर तैयार हो जाता है। और जो कुछ भी आपका इनिशियल ऑब्जेक्टिव था, आपकी जो कुछ भी थीम थी स्टोरी की, तो वो जो थीम है वो कंप्लीट हो जाती है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सर्व होता है, राइट। सो दिस इज द पिक्चर, ओवरऑल पिक्चर ऑफ योर स्टोरी। तो इस पार्ट्स में क्या होनी चाहिए, तो आपकी जो स्टोरी है ये डिवाइड होनी चाहिए। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेन पार्ट्स है, ठीक है, दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द डिवीजन ऑफ योर स्टोरी लाइन, राइट। बट इसमें सब पार्ट्स भी होते हैं जो हमने अभी यहाँ पे नहीं लिए हैं, पर अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, कोई चाहता है कि ये वाला पार्ट मुझे अच्छे से पढ़ना है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मुझको चाहिए, तो आप नाट्यशास्त्र देख सकते हो, ठीक है, या नेट पे सिंपली आप संधि इन नाट्यशास्त्र ऐसा डाल सकते हो, आपको बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। तो ये 5 मेजर पार्ट्स हो गए, इसके अलावा 64 संध्यांग भी होते हैं, ठीक है। दीज आर द माइनर सब पार्ट्स ऑफ द डिवीजन ऑफ योर स्टोरी। ओके, तो ये भी पार्ट इसमें होता है। तो ये सारा मिलके आपकी स्टोरी लाइन डेवलप होती है। तो यहाँ पे अगर आप इस स्टोरी लाइन से रिलेटेड कुछ करते हैं, ओके, ये फॉलो करते हैं, ये जो पार्ट्स उन्होंने करके दिए हैं, तो आपकी स्टोरी में बहुत अच्छी लिंक इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। आपका जो ऑडियंस है वो अच्छे से वहाँ पे एंगेज्ड रहता है, एक्साइटमेंट उनमें बनी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो सारा पार्ट है ये इसमें हो जाता है, ठीक है। एंड स्टोरी इज नॉट लाइक वन सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा लाइन प्रोफाइल कभी भी स्टोरी का नहीं होता। कभी कभी स्टोरी ऊपर जाती है, कभी कभी नीचे जाती है, ठीक है। तो अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, तभी जो आपका एक्सप्रेशन है ना, जिसको रस बोला जाता है, तो रस का निर्माण तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए संधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी। ओके, तो ये हो गया स्टोरी वाला पार्ट। अब स्टोरी आपके पास रेडी है फॉर एग्जाम्पल, और आपको जाना है एक्टिंग में। ओके, सो एक्टिंग ये एलिमेंट नाट्यशास्त्र में कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्टिंग के मतलब अभिनय जिसको हम बोलते हैं, तो हमको लगता है कि एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, राइट, इसमें क्या होता है, पर ये एक्टिंग नाट्यशास्त्र में उसका 4 टाइप का डिवीजन दिया गया है। ओके, सो इट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। तो हम किस हमारे अंग का, ओके, किस टाइप के वी कैन से एक्सप्रेशन का ज़्यादा इस्तेमाल इसमें करते हैं, उस तरह से हम डिसाइड करेंगे हमारी एक्टिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले आपको एक बात बता दूँ, हम स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो हमारी जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी डिसाइड करती है कि हमारी एक्टिंग में कौन सा वाला एलिमेंट मेजर होना चाहिए और कौन से वाले जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो माइनर होने चाहिए। वो आपके स्टोरी की रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी स्टोरी है, उसकी थीम है, कोई भी वहाँ पे वॉर है, ओके, वॉर दिखाई दे रहा है कुछ, तो उस टाइप के ड्रामा में आपकी फिजिकल एक्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट रही। ओके, अगर आपकी स्टोरी में किसी पोएट का लाइफ स्टोरी दिखाई दे रहे हैं हम लोग, ओके, लाइफ स्टोरी पोर्ट्रे कर रहे हैं किसी भी पोएट की, ओके, या किसी भी राइटर की, ओके, तो वहाँ पे आपकी जो एक्टिंग है वो कौन सी होगी, वो स्पीच बेस्ड होगी। ओके, सो स्पीच, क्योंकि वो पोएट है ना, तो वो कविताएं सुनाएगा, वो उसके राइटिंग सुनाएगा, वो वाला जो पार्ट है वो एक्टिंग में बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो इसके लिए वो टाइप का जो ड्रामा होगा ना, उसमें क्या होगा, उसमें स्पीच बेस्ड एक्टिंग होनी चाहिए, राइट।
फिर अगर हम ऐसा दिखा रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एस्थेटिक्स अगर उसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि मेकअप प्रॉपर्टीज़ का यूज़, ओके, लाइट्स का यूज़, म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा यूज़, अगर ऐसा वाला पार्ट जो है तो उसमें उस टाइप की एक्टिंग में है, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि कौन सी वाली जो एक्टिंग है वो, मतलब सब तरह की एक्टिंग लगती है, पर कौन सा वाला पार्ट कहाँ पे मेजर है ये कौन डिमांड करता है, आपकी स्टोरी डिमांड करती है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट इन नाट्य शास्त्र acting part is classified in 4 subtypes. So we can see here, one is sattvic, one is vachik, one is कायिक, one is आहार्य, okay. Yes, और इनका जो सीक्वेंस है ना, मतलब अगर हम कहें कि प्रायोरिटी वाइज अगर हम कहें कि जो प्रायोरिटी किसे जाती है, वेटेज किसे जाता है, तो इसका फ्लो भी नियर अबाउट ऐसा ही होता है. सात्विक एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बिकॉज this is nothing but the performance of emotions and psychology of that particular character, okay. We understand that through the character's inner feelings, ठीक है. तो कौन सा भी जो अगर कैरेक्टर है वो कैसे बोलेगा, वो कैसे चलेगा, वो कैसे दिखेगा, वो कैसे सोचेगा, तो ये सारा पार्ट जो है ना, इसमें सबसे पहले उस कैरेक्टर के प्लेस में जाके सोचना इम्पोर्टेंट होता है. सो सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो इनर फीलिंग्स एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशंस, खुद को छोड़ना पड़ता है और उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, राइट. सो दिस इज सात्विक एक्टिंग, दिस इज सात्विक अभिनय. और ये स्किल नहीं होता, मतलब ये सिखाने से नहीं आता, इसके कोई क्लासेस नहीं हो सकते. हाँ, कुछ ऐसे मेथड्स हो सकते हैं कि जो आपको सात्विक एक्टिंग इम्प्रूव करने में मदद करे, पर कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि चलो आ जाओ बेटा मैं तुमको सात्विक एक्टिंग सिखाता हूँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है. सात्विक एक्टिंग ये समझ पे होती है, आप उस कैरेक्टर को कितना समझते हो इस पे डिसाइड होता है कि सात्विक एक्टिंग कितनी अच्छी होगी स्टेज पे, ओके. सो you should use the emotions of that character like joy, sorrow, fear, anger, and this should be reflected in actors behavior, body language, and also in facial expressions. तो ये सारा रिफ्लेक्ट होना चाहिए. तो मैंने बोला ना कि खुद को पूरा का पूरा भूलना पड़ता है और आपको उस कैरेक्टर के बॉडी में जाके एंट्री करनी पड़ती है, और आपकी सोच जो है वो छोड़ के वो कैरेक्टर क्या सोचेगा, कौन से कंडीशन में उस कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस क्या होंगे, उसके रिएक्शंस क्या होंगे, ऐसा सोच के आपको खुद को स्टेज पे प्रेजेंट करना पड़ता है. सो दिस इज सात्विक एक्टिंग, ओके. देन नेक्स्ट इज वाचिक एक्टिंग, ओके, वाचिक अभिनय. सो एज द वर्ड सेज, बाय द वे सात्विक में ओरिजिनल जो रूट वर्ड था ना वो था सत्व, ठीक है. सत्व, दैट सत्व मीन्स इनर स्पिरिट, ओके. वाचिक में रूट वर्ड है वाच, वाच मीन्स स्पीच, टू स्पीक, ओके. तो ऑफ कोर्स इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डायलॉग्स, यूज ऑफ स्पीच, and not only speech but the vocal expressions. Why? To convey the expression of that character, okay. So कैरेक्टर को आप कैसे कन्वे करेंगे, इसके ये 4 मोड्स है, सात्विक, वाचिक, कायिक और एंड आहार्य, ओके. सो आपको कन्वे करना है वो आपका कैरेक्टर, राइट. तो वाचिक में आप उस कैरेक्टर को आपकी भाषा से क्या करते हो, कन्वे करते हो, ओके. सो इसमें क्या क्या आ सकता है फिर, दिस इंक्लूड्स मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस, इंटोनेशंस, ओके, प्रोनाउंसिएशंस, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज की समझ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिक्शन, ओके. तो कैरेक्टर के जो कुछ भी थॉट्स है, जो कुछ भी इमोशंस है, वो आप आपके स्पीच से कन्वे करते हो, ओके. सो दिस इज वाचिक एक्टिंग, वाचिक अभिनय. फिर आता है कायिक. कायिक को अंगिक भी कहते हैं, इसमें रूट वर्ड होता है काया, अंग, ओके. सो इट्स नथिंग बट योर फिजिकल एक्टिंग, राइट. तो आपके बॉडी का आपको यूज करना है यहाँ पे, तो आपके जो कुछ भी जेस्चर्स है, राइट, तो वो यहाँ पे काम में आते हैं कैरेक्टर को कन्वे करने में. सो
the use of body, physical gestures, okay, to express the characters emotions, right, and characters overall picturization. तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मूवमेंट्स आएंगी, बॉडी के हर एक पार्ट के मूवमेंट्स आएंगे, पोस्चर्स आएंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस, ओके, यूज ऑफ हैंड जेस्चर्स को यहाँ पे मुद्रा बोला जाता है, ठीक है, कि आप आपके हाथों से कुछ तो सिंबलाइज करते हैं, कुछ तो रिप्रेजेंटेटिव ऐसा कुछ तो दिखाते हैं, ओके, सो इट रिफ्लेक्ट्स थ्रू ऑल योर बॉडी एक्सप्रेशन. सो बॉडी का भी एक खुद का एक्सप्रेशन होता है, राइट. सो ये सारा जो पार्ट है वो कायिक में आता है. काया मीन्स बॉडी इन संस्कृत, ओके. तो ये जहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखाना है कि आपका कैरेक्टर जो है वो बॉडी मूवमेंट्स करता है बहुत ज़्यादा, ओके. तो सर मैंने बताया ना कि सारी जो ये 4 वाली क्लासिफिकेशन की चीज़ें हैं, इनमें कैरेक्टर को ही आपको पोर्ट्रे करना है, पर इन विच मोड, इन विच सेंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके हिसाब से यहाँ पे ये डिवीजन किया गया है, ओके. और फिर आता है आहार्य, ओके. सो आहार्य में बाकी की सारी चीजें आती है जो ड्रामा में आप लोग देखते हो, ओके. कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, ये सारी बातें आहार्य में आती हैं. प्रॉपर्टीज और जो कुछ भी एक्सटर्नल एलिमेंट जो कैरेक्टर के अंदर नहीं होते, मतलब जो कुछ भी एक्टर है ना उसके अंदर नहीं होती है, राइट. तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक्सटर्नल एलिमेंट्स का सपोर्ट लेना पड़ता है. तो ये सारी चीजें आहार्य में आती है, राइट. सो ये क्या करती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनहांस करती है कैरेक्टर के अपीयरेंस को, एंड दीज थिंग्स हेल्प्स एनी कैरेक्टर टू कन्वे हिज और हर आइडेंटिटी एंड रोल इन द परफॉर्मेंस, ओके. सो इसमें बहुत सारी चीजें आती है. मास्क आते हैं हमारे ड्रामा में, जो ट्रेडिशनल फॉर्म से उसमें मास्क का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, राइट. सो उसका भी वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो सोच सकते हैं कि मास्क जो होते हैं वो, मेकअप तो इसमें आता ही है. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज डिज़ाइन जो होते हैं, ओके, वो भी आहार्य टाइप के एक्टिंग में ही आते हैं, कि स्टेज कैसे होना चाहिए, ओके. तो स्टेज पे कौन से प्रॉपर्टीज लगेगी, स्टेज का बेसिक लिमिट क्या होगा, ओके, बेसिक डायमेंशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें, मतलब जो कुछ भी ड्रामा के लिए जो कुछ भी एक्सटर्नल पार्ट है वो सारा आहार्य में आएगा, ओके. सो सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य, ये जो 4 पार्ट्स है एक्टिंग के, ये इकट्ठा जब होते हैं, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्टोरी, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द स्टोरी, तो आपकी जो एक्टिंग है ना वो वहाँ पे इम्प्रूव होती है. सात्विक एक्टिंग ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट, ओके, क्योंकि सारी चीज़ें कितना भी अच्छा स्टेज होने दो, कितना भी अच्छा मेकअप होने दो, कितनी भी अच्छी ज्वेलरी पहनी है उस एक्टर ने, पर अगर उसको कैरेक्टर समझ में नहीं आया खुद का, ओके, वो कैरेक्टर के बॉडी में घुस ही नहीं पाया, वो खुद को बदल ही नहीं सका, तो वो मेकअप, वो ज्वेलरी, वो स्टेज डिज़ाइन, इसका कुछ भी फायदा नहीं है, राइट. These things are there just to improve your performance, okay. But if you want to understand your character and you want to reflect all these things, then you should be in sattvic mode of abhinay, right. So sattvic abhinay always stands first, ठीक है. बाकी ये सारे जो 3 हैं वो बाद में आते हैं. अगर आप आपके कैरेक्टर में हो तो आपको अगर एक भी डायलॉग नहीं है, आपको एक भी बॉडी मूवमेंट नहीं है, आप एकदम ऐसा, आपका बोर कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी मतलब कुछ भी नहीं है, तो भी आप ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो थ्रू योर एक्सप्रेशंस ओनली, ओके. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. जब हम रस वाला पार्ट लेंगे आगे, तो इससे हम इसको कनेक्ट भी करेंगे, ओके. तो ये हो गया एक्टिंग वाला पार्ट. अब नाटक का बहुत बड़ा जो पार्ट है इम्पोर्टेंट वाला, वो है म्यूजिक, ठीक है. तो म्यूजिक से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है. जैसे मैंने आपको बोला कि नाटक शुरू होने के पहले कुछ प्रोसीजर्स, मतलब विधि करने को बोला है, उनको पूर्व रंग विधि कहते हैं. इतना ही नहीं,
नाट्य शास्त्र में नाट्यगृह का निर्माण ये एक विषय आता है, उसके लिए सिलेक्शन ऑफ लैंड, वो कैसा कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये सारी बातें आती हैं। तो सारी चीज़ों में, सभी जगहों पे उन्होंने क्या बोला है कि म्यूजिक का यूज करो। ठीक है, किसी की भी स्तुति करनी है, किसी का भी अप्रिसिएशन नाटक में चाहिए, किसी का भी वर्णन करना है, ठीक है, किसी कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना है, तो म्यूजिक का यूज करते हैं। ओके, तो ये म्यूजिक एग्जैक्टली है क्या, म्यूजिक की हमारे नाट्य शास्त्र में कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ऐसा बोला गया है कि म्यूजिक क्या है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। म्यूजिक एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इन सारी चीजों को जब आप इकट्ठा करते हो तब म्यूजिक बनता है। तो ये तीनों चीजें जो है वो नाटक में इम्पोर्टेंट है, तीनों चीजें चाहिए हमें। तो जो आपके एक्टर्स है वो जब इसमें आते हैं वाचिक अभिनय में, ओके, तो वो थ्रू द मोड ऑफ म्यूजिक ऑल्सो दे कन्वे द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। ओके, तो किसी का भी, मैंने बोला किसी का भी एलेबोरेशन करना है, किसी का भी अगर आपको कुछ चीजें नरेट करनी है तब भी म्यूजिक का यूज करते हैं। डांसिंग ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, डांसिंग कम्स इन काइक मोड ऑफ एक्टिंग। तो कुछ भी अगर आपको दिखाना है वहाँ पे, बहुत ट्रेडिशंस में जो मंगलाचरण होता है नाटक का, वो डांस के थ्रू पोर्ट्रे किया जाता है। ओके, जिसको नांदी बोलते हैं, कि नाटक के पहले नांदी होती है। तो बहुत सारे एंशियंट फॉर्म्स में या ट्रेडिशनल फॉर्म्स में ये जो मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण थ्रू द मोड ऑफ डांस किया जाता है, इट कम्स इन काइक पार्ट। और फिर प्लेइंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इसमें बैकग्राउंड स्कोर आपने सुना होगा, राइट। सो नाटक में ओरिजिनल म्यूजिक, राइट, वो भी यूज किया जाता है, कि वोकल्स यूज किए जाते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उसके लिए सपोर्ट के लिए, और बैकग्राउंड स्कोर जो है तो वो भी वहाँ पे प्ले किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स भी, इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स भी नाट्य शास्त्र में दिए हैं। ओके, तो बेसिक बेसिक जो पार्ट्स होते हैं कि सुशिर वाद्य फॉर एग्जाम्पल, ओके, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ताल वाद्य, ये सारे जो चीज़ें हैं वो नाट्य शास्त्र में पहले से प्रेजेंट है। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से अगर कोई म्यूजिक से एसोसिएटेड है, मतलब कोई गाता है, कोई डांसर है, कोई कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो आपको नाट्यशास्त्र ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आप जो कुछ भी आप कर रहे हो अभी, अगर क्लासिकल फॉर्म में आप हो तो उसका ओरिजिन जो है ना वो नाट्यशास्त्र में जाता है। तो नाट्यशास्त्र के जो कुछ अध्याय है वो इसके लिए डेडिकेटेड है, नेट पे आपको ये सारा सारा मिलेगा। ओके, नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नाट्यशास्त्र में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ओके, हम सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं। तो ये जो म्यूजिक है वो नाट्यशास्त्र का इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्या बनता है, एस्पेक्ट बनता है। ओके, तो म्यूजिकल प्लेस की हमारे यहाँ पे क्या है, तो कंसेप्ट है, राइट। फिर इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके सिवा नाटक नहीं हो सकता, जिसके सिवा ह्यूमन लाइफ ही नहीं है, दैट इज एक्सप्रेशन। ओके, रस, कुछ भी होने दो, हमारी जो लाइफ है पूरी, ये बहुत सारे एक्सप्रेशन से भरी हुई है, राइट। और ऐसा बोला जाता है कि एक बहुत सुंदर लाइन है संस्कृत में, नाट्यशास्त्र से ही ली गई है, कि नाट्यम भावानुकीर्तनम। नाट्य क्या है, दिस इज ऑल द गेम ऑफ द एक्सप्रेशंस। ओके, लोगों के जो एक्सप्रेशंस है, लोगों की जो लाइफ है, तो ये जो सारी लाइफ रिफ्लेक्ट होती है नाटक में। आप देखिए, आप जरा सा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए, कि मूवीज देखिए, आप सीरियल्स देखिए, वेब सीरीज देखिए, ओके, ड्रामा देखिए, इनके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओके, जो हमारे मन में है, राइट, हमारे सोसाइटी में हमें जो दिखाई देते हैं ट्रेंड्स, लोगों के जो बिहेवियर्स हमें दिखाई देते हैं, वही ब्यूटीफुली वहाँ पे वो पोर्ट्रे करते हैं। और क्या होता है ड्रामा, दूसरा कुछ नहीं, राइट। जो कुछ भी हमारे आजू बाजू में हो रहा है, वही सारी चीज़ें ज़रा सा एनहांस करके, ज़रा सा ब्यूटीफुली
प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नाटक में होती है, राइट। तो अभी हम तो कैसे भी बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, पर अगर मेरा जो कैरेक्टर है उसके सिमिलर कोई कैरेक्टर ड्रामा में चल रहा है, तो उसका प्रोफाइल, उसका सिटिंग अरेंजमेंट, उसका लुकिंग स्टाइल, ओके, उसका हंसना, उसका बोलना, ये जो सारी चीजें हैं ना, तो वो पॉलिश्ड होंगी, ओके, वो स्क्रिप्टेड होंगी, राइट। उसमें भी एक्सप्रेशन होगा, पर वो प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होगी, राइट। सो यही होता है नाटक में, और क्या होगा दूसरा। सो सेम बात है कि जैसे मुझे अगर जीना है तो मेरे पूरे लाइफ स्पैन में मैं बहुत सारे एक्सप्रेशंस दूंगी, राइट। तो मेरा जो लाइफ स्पैन है वो नाटक के लिमिट में जब आता है, ठीक है, 1 घंटे के लिमिट में जब आता है, अगर मेरे लाइफ स्टोरी पे नाटक है, तो जब भी कभी वो 1 घंटे के लिमिट में आ जाएगा ना, तब मेरे वो सारे एक्सप्रेशंस वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे, ओके। तो कितने एक्सप्रेशंस होते हैं, कौन से टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सारी बातें नाट्य शास्त्र में बहुत डिटेल में दी गई है, ओके। सो इट्स लाइक सोल ऑफ नाट्य शास्त्र, इट्स लाइक सोल ऑफ योर ड्रामा, राइट। रस जो होता है ना, तो एक्चुअली जो संस्कृत का लिटरेचर है ना, उसमें थियोरीज है बहुत सारी। तो उसमें एक है रस थियोरी, कि आपका जो लिटरेचर है इसमें सबसे प्रायोरिटी किसे जानी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, इसके हिसाब से बहुत सारे यहाँ पे क्या बने हैं, ग्रुप्स बने हैं। तो भरत मुनि जो है, जिनके नाट्य शास्त्र की यहाँ पे बात चल रही है, वो रस संप्रदाय, ओके, रस संप्रदाय, थियोरी ऑफ रस के क्या है, प्रणेता है, या वी कैन से फाउंडेशनल जो ओपिनियन है उनका, वो ये है कि रस इज द मेन कंपोनेंट, इज द मेन एलिमेंट ऑफ लिटरेचर, राइट, काव्य। सो रस थियरी यहाँ पे वो सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं कि रस है तो लिटरेचर है, नहीं तो लिटरेचर में कोई भी बाकी कितना भी आप भर दो, उसमें आप अलंकार भर दो, मतलब फिगर ऑफ स्पीचेस, उसमें आप कुछ भी भर दो, कंटेंट भर दो, क्या भी कुछ भी करो, पर रस का निर्माण होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यही बातें उन्होंने क्या की है इसमें, फोर्थ जो आपका एलिमेंट है, जो अथर्ववेद से कलेक्ट किया गया है, अथर्ववेद से इंस्पायर्ड या डिराइव्ड है, उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। तो हम देखते हैं कि रस कौन से हैं, और उनके बेसिक जो कुछ भी रीजंस है वो क्या है, क्या होता है, और फिर कौन सा रस निर्माण होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक श्लोक दिखाई दे रहा है संस्कृत में, उसमें जो 9 रस है ना, वो 9 रस यहाँ पे उन्होंने क्या किए हैं, दिखाए हैं, ओके। तो एक्चुअली नाटक में, मतलब नाट्य शास्त्र में जो 9th रस है ना, वो माना नहीं गया, वो बाद में एक्सेप्ट किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे 8 ही आपको मिलेंगे। सो वो बोलते हैं कि सबसे पहले श्रृंगार रस, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पोर्ट्रे रोमांटिक सीन्स, राइट। सो डिलाइट, मन में एक प्रकार का आनंद, राइट। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ श्रृंगार रस, ओके। देन आता है हास्य रस। सो बेसिक एलिमेंट इज लाफ्टर। If you can give the reason for creation of laughter, then there will be हास्य रस। फिर आता है करुण रस। If there is a reason to express sorrow, then there will be establishment of karun ras. Then if there is something like creation of anger, okay, तो एंगर अगर क्रिएट हो रहा है तो रौद्र रस वहां पे तैयार हो जाएगा। Then if you are showing some heroic scenes, okay, so heroic actions of any character, then there will be veer ras. If you are going to create fear in audience mind, okay, then that will be bhayanak ras. Then if you are successful in creation of disgust feelings, then that will be vibhatsa ras. And if audience is amused by your performance, okay, audience is getting wondered, then that is adbhut ras, okay. So this is the overall picturization of rasa. इसमें और एक आता है शांत रस, ओके। सो अगर आप कुछ ऐसा प्रसन्न जिसको बोलते हैं, ओके, पीसफुल एक्सप्रेशन दे रहे हो, देन देयर विल बी
क्रिएशन ऑफ शांत रस। ये जो शांत रस है ये बाद में आ गया है इस रस थियोरी में, पर जो भरत मुनि है वो शांत रस ऐसा अलग रस नहीं मानते। ओके, सो दिस इज रस थियोरी। और एक बात इस रस थियोरी के बारे में कि अगर आप ऐसे सोचते हैं कि ओके मुझे अगर रौद्र रस दिखाना है तो एक्टर जो है ना, एक्टर वो एंगर में होना चाहिए और फिर रौद्र रस क्रिएट होगा। रस एक्टर की जगह पे क्रिएट नहीं होता, रस जो है ना वो ऑडियंस के माइंड में क्रिएट होता है, राइट? सो expression of that particular rus is important in audience's mind, not on stage। ठीक है, स्टेज पे जो कुछ भी होता है ना वो सिर्फ रीजंस होते हैं रस को क्रिएट करने के लिए। कोई भी एक्टर, मतलब जो पावरफुल एक्टर है, वो एक जगह पे शांत बैठ के एकदम पीसफुल अगर उसका चेहरा है फिर भी वो ऑडियंस के माइंड में एंगर क्रिएट कर सकता है, राइट? और फिर रौद्र रस उत्पन्न होगा, राइट? ऐसा नहीं है कि एक्टर के मन में रौद्र रस उत्पन्न होगा तो ऑडियंस के माइंड में होगा। हाँ, एक्चुअली दिस इज कनेक्टेड। देयर इज वन ब्यूटीफुल थियोरी ऑफ सहृदयता। ऐसा यहाँ पे इमेजिन किया जाता है कि जो एक्टर है जो स्टेज पे है और जो ऑडियंस में बैठा हुआ कोई भी एक आदमी है, उन दोनों के बीच एक इनविजिबल थ्रेड होता है, ऐसे इमेजिन किया जाता है। और उस थ्रेड से इसका दिल और इसका दिल ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सो सहृदय ऑडियंस ऐसा कहा जाता है, ठीक है? सो एक्चुअली होता ही है, पर रस का जो ओरिजिन है, ओके, रस का जो वी कैन से एस्टैब्लिशमेंट है, तो उसके लिए स्टेज पे जो होता है वो सिर्फ रीजंस होते हैं, राइट? they are just reasons for creation of these races, but रस is originated in audience's mind। okay, so इस तरह से ये रस थियरी जो है ये यहाँ पे दी गई है। तो these are the basic elements of any kind of drama, and these are very beautifully mentioned, very beautifully explained in the भरत मुनि's नाट्य शास्त्र। तो आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, आपको इसमें ऐसा लगता है कि मुझे इसे और पढ़ना है, इसके बारे में और जानना है, तो आप भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, फिर बाकी और भी बुक्स है इसके, दशरूपक है आचार्य धनंजय का, साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। ओके, सो ये जो सारे बुक्स है ये देख सकते हैं, इसमें आपको जो अभी हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से IKS में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में, बहुत सारे ड्रामास का निर्माण हुआ। तो इसको बोला गया है रूपक। ओके, रूपक मतलब क्या? वो रूप लेता है, वो शेप लेता है आपके आंखों के सामने, राइट? तो इसलिए नाटक ये सिर्फ एक पार्ट हुआ, ऐसे 10 रूपक है हमारे पास। तो इनका क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग लेवल्स पे किया जाता है कि आपकी स्टोरी कैसी है, ओके, आपका एक्टर और आपकी एक्ट्रेस कौन से टाइप की है, उनके भी टाइप्स बताए गए हैं नाट्य शास्त्र में। ओके, तो उनकी टाइप क्या है, आपकी जो स्टोरी है उसकी डिवीजन क्या है, कितने अंक होते हैं, राइट? एक्ट्स होते हैं, तो कितने अंक का आपका ड्रामा है। ओके, फिर रस कौन से टाइप का है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, अद्भुत रस है, हास्य रस है, एग्जैक्टली कौन से रस आपके नाटक में मेन है। मैंने बोला मेन, ऐसा नहीं होता कि एक ही रस पूरे ड्रामा में चलता है, नॉट पॉसिबल, राइट? सो एक रस मुख्य होता है, प्रधान होता है, वी कैन से प्रिंसिपल होता है, और बाकी के जो रस है वो माइनर होते हैं, राइट? ऐसा ये चलता है। तो कौन सा प्रिंसिपल रस आपके ड्रामा में है, इस हिसाब से 10 रूपक होते हैं, राइट? तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो नाटक उसमें से सिर्फ एक है, प्रकरण है, प्रहसन है, भाण है, डिम है, ये सारे स्टेज परफॉर्मेंस के टाइप्स हैं IKS में। ओके, तो ये जो चीज़ है ये बहुत डेप्थ में चली जाएगी, पर अभी हमने जो देखा ये सारी इसकी इंट्रोडक्शन थी कि ये ड्रामेटिक्स का हमारे यहाँ पे पिक्चर है पूरा। तो इसमें से जो कुछ भी बातें आपको लगती है कि यस आई कैन इम्प्लीमेंट दिस इन माई परफॉर्मेंस, इन माई प्रेजेंटेशन, देन श्योरली यू कैन इम्प्लीमेंट दिस। ओके, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन
we can say any kind of drama or any kind of singing performance, any kind of dancing performance. But if you are public speaker, right, तो आप स्पीकर है, आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो उसमें भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टेज पे जाके जो कुछ भी कर सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड एज स्टेज परफॉर्मेंस। और वो एक परफॉर्मेंस ही होता है, वो छोटा सा ड्रामा ही होता है, राइट। सो उसके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट ऑल these things in your performances, any kind of performance, then surely you should study Bharat Muni's Natya Shastra. Okay, so let us stop on this topic. If you have any kind of doubt, any kind of question, then please feel free to ask me. See you in the next video. Bye. Thank you.